क्योंकि मैं पिड़ावा आया था, सर ने मुझे बुलाया था, मैं प्रणाम करता हूँ, आप दूसरी बार बुलाया आपने, और इसलिए कंफ्यूज हो गया था। वो नारियल और 10 रुपये दिए, मैंने कहा यही काम हो गया कि और है कुछ। एक सर ने बहुत अच्छा बुलाया था। पिड़ावा में आप जैसे एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ताकत होती है पत्रकार। उन्होंने मेरा फोटो खींचा, अच्छा लगा सर मुझे। दूसरे दिन सारे जितने भी पेपर छपते थे पिड़ावा से, उस सब में झालावाड़ के पेपरों में विजय विद्रोही का फोटो छपता है, अच्छा लगता है सर। गुजरात में मैंने देखा कोटा कवि सम्मेलन में जाते हुए कि हर अखबार में मेरा फोटो था, दिल प्रसन्न हो गया, बाग बाग हो गया। लेकिन जैसे ही वहां से वापस लौटते हुए आया, तब तक वो अखबार रद्दी बन गया था, और उस रद्दी वाले ने किसी जलेबी वाले को बेच दिया। उसने जलेबी परोसना शुरू कर दिया, और जब मैंने देखा कि मेरे फोटो जिस अखबार में लगी थी उसी पे जलेबी परोसी जा रही थी, मेरे कान पे, गाल पे, मुंह पे, बाल पे, सब तरफ चाशनी की चाशनी लग रही थी। मुझे वहां भी कोई तकलीफ नहीं हुई पत्रकार साहब, लेकिन मैंने देखा एक उद्दंड छोरे ने जलेबी खाने के बाद वो कागज फेंक दिया नाली में, और 2-3 सुअर आया, चबड़क चबड़क चबड़क, आधे घंटे तक मेरे सामने मेरा मुंह चाटा। मतलब वो नहीं होना चाहिए सर, बस यही निवेदन है। बाकी मैं मुझसे कोशिश करता हूँ बड़े लोगों के बीच में, मैं प्रेम पे भी बहुत लिखा सर, लेकिन मैं वैसा नहीं लिख सकता जैसा आप लिखते हैं। मैंने प्रेम पे लिखा कि वो कमबख्त बेवफा है। बड़े लोग विराजमान, वो कमबख्त। पंडित जी प्रणाम करता हूँ, मैंने पहली बार मोहब्बत पे कुछ लिखा है। पंडित जी को प्रणाम कर रहा हूँ, मतलब समझो तुम, वो कमबख्त बेवफा है, मोहब्बत नहीं करती। मेरा दिल थोड़ा साफ, और मेरे प्यार हुआ था जब पहली बार कॉलेज गया था, और हुआ तो ऐसे कि वो आहिस्ता आहिस्ता से दिल के इतना पास आ गई, वो आहिस्ता आहिस्ता से दिल के इतना पास आ गई जैसे गधे के पास चलकर घास आ गई। जब भी मिलने पहुंचा उससे हर बार लेट हो गया, लेकिन कृपा की मशाना फेरू का मामला बिल्कुल सेट हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने बेवफाई की और मेरा दिल तोड़ा, तब मैंने लिखा। और बड़ा शेर, यहाँ अख्तर हिंदुस्तानी जी विराजमान, ये शेर आपको समर्पित करता हूँ कि वो कमबख्त बेवफा है, वो कमबख्त बेवफा है, मोहब्बत नहीं करती, मनोरंजन करती है। वो कमबख्त बेवफा है, मोहब्बत नहीं करती, मनोरंजन करती है। खून से लिखे थे खत उसे जलाकर उसी राख से मंजन करती है। वाह, जलाकर उसी राख से मंजन करती है। और फिर किसी एक देश की बड़ी कलमकारा ने कहा मुझे कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं बदला चाहता हूँ। उसने कहा कैसा बदला? तब पढ़ता हूँ एक शेर और आपकी खिदमत में सर, देखना। मैंने कहा मैं भी बदला चाहता हूँ। वो कमबख्त बेवफा है, मोहब्बत नहीं करती, मनोरंजन करती है। खून से लिखे जो खत उसे जलाकर उसी राख से मंजन करती है। और मैं चाहता हूँ कि वो भी लिखे खत मुझे, तू भी लिख खत मुझे, तू भी लिख खत मुझे। और इसलिए कि इतना बेबस नहीं हूँ कि खुद ही खुद की पीठ पर लाठियाँ भांजूंगा। इतना बेबस नहीं हूँ, इतना बेबस नहीं हूँ कि खुद ही खुद की पीठ पर लाठियाँ भांजूंगा। तू भी लिख कर देख खत मुझे, जलाकर उसी राख से बर्तन मांजूंगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बड़ी बात हुआ करती है, लेकिन जिस नगर में मैं आज खड़ा हूँ, मैं मस्जिद प्रणाम करता हूँ। इसलिए मैं सरपंच साहब से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब कवियों का पेमेंट हो तो चेक नहीं दे, और दे तो यस बैंक का मत देना सर आप। अरे वाह, दिक्कत आ रही है अभी। अरे वाह सर, इसलिए भी मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि इस नोटबंदी के दौर में, जब नोटबंदी हुई सर, मोदी जी ने नोटों की अदला बदली की, तब एक टिप्पणी जो धार से उठ के पूरे हिंदुस्तान का सफर करती है, और यही व्यंग्य की भाषा हुआ करती है। जैसे आए कवि से परिचय पूछा गया कि नोटों की अदला बदली की मोदी जी ने, अगर इसकी जगह लुगाइयों की करते तो कैसा रहता? ये प्रश्न भी यहाँ पूछ लिया जाता है। तो मैंने कहा सर, अनर्थ हो जाता। मोदी जी ने 500 और 1000 के छोटे छोटे नोट हमसे लिए और 2-2 हज़ार के बड़े पकड़ा दिए। अगर वो पत्नियों की अदला बदली करते तो 30-30 साल की लेते और 80 साल की डोकरियां पकड़ा देते। तो अच्छा किया। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई सर? सबसे बड़ी परेशानी कि उस वक्त नोट नहीं मिल रहे थे। कवि सम्मेलन में नोट नहीं मिल रहे सर, और कवि सम्मेलन कराना है तो कई बार कुछ लोगों ने सिक्के, एक सरपंच साहब तो ऐसे मिले, उन्होंने सिक्कों की पोटलियां मंगवा ली। अब किसी कवि अपने जैसे 15-20 हज़ार का छोटा छोटा पोटला, कोई बड़े बड़े कवि मैडम इनके 50-50 हज़ार के पोटले। अब उसके बाद सरपंच साहब ने बोल दिया कि सभी कवियों से इतना ही निवेदन है कि आप पोटली खोल के सिक्के यही गिन लेना, कम ज्यादा हो जाए तो हमारी कोई गारंटी नहीं। वाह। और दूसरी बड़ी बात, हाट बिबलिया वो नगर परिषद जहां से एक बड़ा चेक मिला था। चेक खुला और देखा मैंने एक बड़ा नोट था, वापस कर दिया चेक। और जैसे ही घर लौटा 780 किलोमीटर की यात्रा के बाद, और मैंने बैंक में जाकर कहा सर चेक, तो मैनेजर साहब ने कहा कि ये क्लियर नहीं हो सकता। मैंने कहा सर क्यों? बोले आपका खाता विजय सिंह के नाम से है और ये खाता ये चेक जो है विजय विद्रोही के नाम से है, इसलिए क्लियर नहीं हो सकता। क्या कटेंगे सर, बढ़िया प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही अपने एक जैसी है सर। मैंने कहा क्यों चेक क्लियर नहीं हो सकता? बोला आपका नाम विजय सिंह के नाम से है और ये चेक
ये चेक विजय विद्रोही के नाम से इसलिए क्लियर नहीं हो सकता। मैंने कहा सर कोई उपाय होगा? बोले आप प्रमाणित कीजिए कि आप ही विजय सिंह, आप ही विजय विद्रोही है। मैंने सारे प्रमाण पेश कर दिए, बड़े बड़े सर्टिफिकेट बताए, लेकिन प्रमाणित नहीं हो पाया कि मैं ही विजय सिंह, मैं ही विजय विद्रोही हूँ। उन्होंने कहा कोई ठोस प्रमाण? मैंने कहा सर क्या ठोस? बोले आपकी पत्नी अगर बोल दे कि आप विजय विद्रोही हो तो मैं मान सकता हूँ। मैंने बैंक में खड़े होकर अपनी पत्नी को फोन लगाया, स्पीकर ऑन किया, और जैसे ही फोन लगाया उस वक्त मेरी पत्नी बड़ी दुविधा, एक तरफ कुकर सिटी मार रहा है, एक तरफ बच्चा रो रहा है, दूसरी तरफ मैंने फ़ोन चला गया, उसने फ़ोन देखा और लाल बटन दबा दिया। मैंने मैनेजर साहब ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा सर थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर लगाया। ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सत्य फेंक रहा हूँ। और जैसे ही लगाया मतलब सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। दूसरी बार जैसे ही फोन लगाया पत्नी ने फिर से काट दिया। अब तो मैनेजर साहब का धैर्य बोल टूट गया, बोले आप रहने दो। मैंने कहा सर ठोस प्रमाण के लिए समय लगेगा, अंतिम बार चांस दीजिए। तीसरी बार जैसे ही फोन लगाया पत्नी ने उठाया, मैंने कहा प्रिय मैं बोल रहा हूँ। बोले मैंने कहा मैं कौन हूँ? उसने कहा आप एक नंबर के गधे हो, और फोन काट दिया। वाह। मैनेजर साहब मेरी तरफ देखे, मैं उनकी तरफ। मैंने कहा सर कोई और उपाय है? उन्होंने कहा गधे के नाम से खाता खुलवा लो, क्लियर हो जाए। वाह 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 वाह। लेकिन जिस माटी पर, जिस नगर में खड़ा हूँ, बकानी नगर, जिसकी महिमा बखानी जाती है वेद पुराणों द्वारा, इस नगर को प्रणाम करते हुए इसलिए भी प्रमाण कर लिया करता हूँ कि 17 सितंबर 2018 की वो घटना, मैं प्रणाम करता हूँ मध्य प्रदेश पुलिस को, राजस्थान पुलिस के उन जवानों को, ये इस पीड़ावा, ये बकानी के इस थाने को, पूरे देश में 15,669 थानों का एक सर्वे हुआ था, जिसमें टॉप 7 7वें नंबर पे आपके क्षेत्र का थाना रहा करता है। तो कोई दम होगा पुलिस में। यही वे लोग हैं जो दिल से दिल को जोड़ते हैं, यही वो लोग हैं जो दिल से दिलों को जोड़ते हैं, यही वो लोग हैं जो नफरत की दीवारों को तोड़ते हैं। और आतंकी चाहे सिमी या लादेन को अगर राजस्थान पुलिस की भेंट चढ़ जाए तो फिर पटाखों की तरफ फोड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां राजस्थान पुलिस के सम्मान में। बड़े लोग विराजमान हैं। 18 सितंबर 2018 की घटना, इस बकानी पर गर्व होगा आपको, अपने क्षेत्र पर, इस झालावाड़ क्षेत्र पर अपने आप को गर्व होने लग जाएगा। 17 सितंबर 2018 की घटना, लौट रहा था मैं गोल्डन टेम्पल ट्रेन से, लेकिन उस ट्रेन में उस दिन मुझे सीट नहीं मिली थी। लेकिन मैंने देखा कि एक मनाशा मध्य प्रदेश 22 वर्षीय नौजवान लौट रहा था उत्तराखंड की पहाड़ियों से, उसे भी सीट नहीं मिली थी। वो ट्रेन के गेट के पास अपने सामान रखकर बैठ जाता है, चंद पलों में हवा के झोंकों से उसे नींद आने लगती है। और उसी ट्रेन में झालावाड़, इस झालावाड़ क्षेत्र की 70-80 वर्षीय महिला, बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। और वो जब आती है और देखती है कि मेरे देश के सैनिक को नींद आ रही है, वो ट्रेन के गेट के पास है, वो आती है और मेरी आंखों के सामने वो उस बच्चे को उठाती है, उस सरहद के देवता को उठाती है और कहती है बेटा उठ, मेरी तो चंद सांसें हैं, अब शायद किसी के क्या काम आएगी, लेकिन तेरी हर धड़कन मेरे वतन के लिए है। मेरी सीट पे बैठ जा। इसलिए प्रणाम करता हूँ इस धरती को, इसलिए वंदन करता हूँ। और 4 पंक्तियां उस पाकिस्तान तक पहुंचाता हूँ कि जहां सरहद पे खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्र वंदना के गीत छोड़ देती है, जहां सरहद पे खड़े सैनिक के कानों में कोयल राष्ट्र वंदना के गीत छोड़ देती है, सद्भावना की खड़ी हो दीवार आवाम हिंद की ईंट से ईंट जोड़ देती है, उस पावन संस्कृति से क्या टकराएगा बुज़दिल पाकिस्तान, जहां एक सैनिक के खातिर बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है, बूढ़ी माँ भी अपनी सीट छोड़ देती है। इस नगर को इसलिए भी प्रणाम करता हूँ कि जहां लिंगानुपात में पूरा देश लिंगानुपात में पीछे जा रहा है, हर जिला हर राज्य का लिंगानुपात कम हुआ करता है, लेकिन इस क्षेत्र का, इस बकानी क्षेत्र का लिंगानुपात जिले नहीं पूरे संभाग से 0.37% ज्यादा हुआ करता है, इसलिए गर्व हुआ करता है। और तब मैं एक कविता पढ़ने का मन है, मेरा मन है कि बड़े लोगों के बीच में आया हूँ, इसलिए अच्छे संस्कारों की बात कर सकता हूँ, मैं जितने चाहे अच्छे संस्कारों की बात कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छे हमारे संस्कारों को कहीं बिगाड़ दिया सरपंच साहब। आप ये एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, इन बच्चों के संस्कार नहीं बिगड़े, ऐसा काम करिए, मोबाइल बंद कर दीजिए सर, इन मोबाइल की वजह से ही हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। मेरे पिताजी ने छोटे भाई से कहा कि बेटा एक लोटा पानी देना। सर एक लोटा पानी मांगा मेरे पिताजी ने, सुबह सुबह की घटना, एक लोटा पानी पिला दे। मेरे छोटे भाई का जवाब था पिताजी मैं फेसबुक चला रहा हूं। प्रणाम करता हूं। अरे ये ले लो, फिर कल काम आएंगे वरना। ये रिचार्ज के लिए, ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम। ये ऐसे जब 100 के नोट मिलते हैं तब संस्कार और प्रबल हो जाते हैं। और बाकी ये बस आप रहने दो आप। नहीं, कई बार मैं ये आपने बड़ा नोट का थोड़ा इसलिए सम्मान कर लिया, बाकी 10 का वो तो मैं वैसे ही मना कर देता। अब ठीक है, बस ठीक, बस बैठ जाइए आप, बहुत अच्छे लोग हैं। ये इसीलिए हमारे संस्कार बहुत बढ़िया असल पे। हाँ,
सर संस्कारों की बात कहाँ हुआ करती है, मोबाइल में हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह पिताजी ने मेरे छोटे भाई से कहा कि बेटा एक लोटा पानी पिला दे, तो मेरे भाई का जवाब था पिताजी मैं फेसबुक चला रहा हूँ। तब आपकी हंसी छूट रही, मेरी कलेजी कट गई सुनकर कि मेरा छोटा भाई मेरे पिताजी से इस तरह बोले। मैंने कहा पिताजी ये नालायक है, मुंहफट है, इसने संस्कारों को बुलाया है, आप इसके मुंह मत लगिए, खुद उठकर जाइए, एक गिलास पीजिए, एक गिलास मेरे लिए लाइए। संस्कारों की बात होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि जो बच्चे संस्कारों में पढ़ा करते हैं कैसी भी विषम परिस्थिति हो ढला करते हैं, और जो बच्चे संस्कारों में पला करते हैं वही अब्दुल कलाम और विवेकानंद बना करते हैं। इसलिए बड़े लेवल में कुछ चंद पंक्तियां इस मंदसौर आपके पास मंदसौर जिला हुआ करता है, जहां पिछले वर्ष कुछ 1-2 वर्ष पहले एक नन्ही सी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ करता है। तब कुछ पंक्तियां उस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहता हूं, बड़े लोग हैं इसलिए निवेदन की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुबह सुबह कॉल आया, कॉल नहीं साहब मिस कॉल आया, सुबह सुबह कॉल आया, कॉल नहीं साहब मिस कॉल आया। मैंने तुरंत लगाया, शुभ समाचार पाया। मैंने कहा बहन अच्छी बात है सुबह सुबह जगाया, मगर ये बता कि शुभ समाचार पे मिस कॉल क्यों लगाया। तब बहन का जवाब था भैया आज तुम्हारी बहन गम में लेटी हुई है। वाह भैया भैया आज तुम्हारी बहन गम में लेटी हुई है, दुर्भाग्य की मेरे आंगन में आज बेटी हुई है। मैंने कहा बहन बेटी होना दुर्भाग्य नहीं परम सौभाग्य की बात है, मगर ये बता कि बेटी होने पर मिस कॉल लगाने की क्या बात है। बहन का जवाब था भैया आज अगर मिस कॉल लगाकर पैसा नहीं बचाया तो तुम ही बताओ फिर इस बेटी की डोली दहेज के साथ कैसे सजाएंगे। आज अगर मिस कॉल लगाकर पैसा नहीं बचाएंगे तो तुम ही बताओ भैया इस बेटी की डोली दहेज के साथ कैसे सजाएंगे। और आज फिजूली पर पैसा उड़ाया तो कल पड़ोसी मिस कॉल मारेंगे, जब दहेज के दानव इस कन्या को जिंदा जला के मारेंगे, जब दहेज के दानव इस कन्या को जिंदा जला के मारेंगे। और गर्भ में कन्या है, डॉक्टर मिस कॉल मार देती तो मैं इस कन्या को गर्भ में मार देती। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्या विचार ही धिक्कार है। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्या विचार ही धिक्कार है, जो डॉक्टर हाथ बढ़ाए वो भी मक्कार है। 21वीं सदी को भी आज इस बात का खेद है कि हिंदुस्तान में आज भी कहीं बेटे और बेटी में भेद है। तब कहीं बहन का वो तमाचा भरा जवाब था कि कहीं मंदसौर में कहीं बकानी में कन्या पूजन, कहीं बकानी में कन्या पूजन उस मंदसौर में मासूम कली को नोचा जाए, कहीं बकानी में कन्या पूजन उस मंदसौर में मासूम कली को नोचा जाए। बताओ भैया फिर क्यों ना भ्रूण हत्या को सोचा जाए, बताओ भैया फिर क्यों ना भ्रूण हत्या को सोचा जाए। और जवाब था आशीर्वाद की पंक्तियां हैं साहब, आशीर्वाद मेरे इन पंक्तियों पर। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्यारे बनकर भिखारी घूमते हैं। मैंने कहा बहन भ्रूण हत्यारे बनकर भिखारी घूमते हैं, कहीं जन्मों तक मांग कर भी पेट भरण नहीं होता, जो बेशर्म मार देते हैं कन्या को गर्भ में, 7 पीढ़ियों तक उनके आंगन में फिर बेटी का अवतरण नहीं होता। वाह 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 वाह।